स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको एंसिस और रोमन्स पिलर्स ऑफ हरकुलिस के नाम से पहचानते थे, यह एक ऐसा चैनल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ता है। यह छोटा समुद्री चैनल दुनिया के दो अहम कॉन्टिनेंट्स के बीच से गुजरता है। इन दोनों के बीच मात्र 13 किलोमीटर की दूरी है। इस पॉइंट पे अफ्रीका और यूरोप इतने करीब हो जाते हैं कि एक तरफ खड़े होकर देखा जाए तो दूसरा कॉन्टिनेंट आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जमीनी रास्ते से जोड़ने के लिए पिछली कई सालों में बहुत सारे प्रस्तावों दिए जा चुके हैं। यह रास्ता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोपियन यूनियन की 45 करोड़ और अफ्रीका की 150 करोड़ की आबादी को आपस में जोड़ने के काम आ सकता है। इसका दोनों कॉन्टिनेंट्स की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ट्रेड बढ़ सकेगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगी और टूरिज्म भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। पर सवाल यह है कि जब इतने ज्यादा फायदे भी हैं, तो फिर अभी तक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर कोई ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दो महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। ये स्टेट करीब 57 किलोमीटर लंबा, जबकि स्पेन के टफा और मोरक्को के सरीस पॉइंट से इसकी चौड़ाई सिर्फ 8 मील या फिर 13 किलोमीटर है। और गहराई की बात की जाए तो पूरे स्ट्रेट की एवरेज डेप्थ करीब 1200 फीट या फिर 365 मीटर है। यह स्ट्रेट देखने में जितना छोटा लगता है, उतना ही इसकी महत्वता बहुत ज्यादा है। मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन के बीच एक कुदरती रास्ता है। इस तरह स्विस कनाल को देखा जाए तो यह मैन मेड कनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन के बीच शिप्स के लिए एक रास्ता निकालता है। स्विस कैनाल की विड्थ बहुत कम है, जिसमें फुल और बड़ी साइज के जहाजों के फंस जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बड़ी साइज की कार्गो शिप्स के लिए एक खुला रास्ता निकालता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। स्विस कैनाल से हर साल 20,000 शिप्स गुजरती हैं, पनामा कैनाल से 14,000 और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से चौंकाने वाली बात है सालाना 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। बहुत सारी कार्गो वेसल्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर से कीम सामान मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक लाती हैं, जबकि कुछ स्विस कैनाल को क्रॉस करके एशिया और चाइना तक भी जाती हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका जाने के लिए भी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर फॉसिल फ्यूल रिच कंट्री के करीब है, इसी वजह से ऑयल वसल्स का यहाँ से गुजरना भी रोज का मामूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट से डेली अंदाजित 300 ऑयल वसल्स गुजरती हैं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर होती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आलमी मार्केट्स के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रूट है और इसी की वजह से ही करीबी कंट्रीज का रोजगार भी जुड़ा है। स्पेन का एल जजीर पोर्ट, जो यूरोप का सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है, और मोरक्को में टेंजर पोर्ट भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ट्रेड और टूरिज्म से होने वाले इन फाइनेंशियल बेनिफिट से बहुत से लोग हैरान हैं कि दुनिया के इन दो हिस्सों को मिलाने के लिए अभी तक एक भी ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इस पर सोच विचार नहीं की गई। 1979 से लेकर कई फीजिबिलिटी स्टडीज और प्रपोजल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रिज की कॉस्टिंग पर। एस्टिमेट्स के अनुसार स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की कीमत 5 अरब से 20 अरब डॉलर तक भी जा सकती है, क्योंकि यह ब्रिज दुनिया के दूसरे बड़े ब्रिजों के मुकाबले में काफी मुश्किल होगा। एक तो यहाँ जिसे भी ब्रिज बनाना होगा उसको ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि ब्रिज के नीचे से दुनिया के सबसे बड़े भारी और वजनदार जहाज भी आसानी से निकल सकें, जो कि यह कहना तो आसान है, लेकिन करना शायद काफी मुश्किल क्यों है, इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन यह 5 से 20 अरब डॉलर्स की कॉस्टिंग बर्दाश्त कौन करेगा, बात ही वही है। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जो कंट्रीज फायदा उठा रही हैं, यह कॉस्ट उन्हीं को भरनी पड़ेगी, यानी कि स्पेन और मोरक्को पर। आज तक इन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाई। स्पेन का कहना है कि ब्रिज से ज्यादा फायदा मोरक्को को होगा, तो ज्यादा कॉस्ट वो बर्दाश्त करें, जबकि मोरक्को की लीडरशिप चाहती है कि यह कॉस्ट 5050 डिवाइड हो। दूसरा प्रॉब्लम है ब्रिज की फीजिबिलिटी का, यानी कि इसके बनने के बाद यह कितना फायदेमंद होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूके और फ्रांस के बीच बनाए जाने वाले चैनल टनल की बात की जाए तो इस पर 145 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन हर साल इस टनल को 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं। एक पैसेंजर यूके से 121 पाउंड्स या फिर 150 यूएस डॉलर्स देके फ्रांस तक पहुंच सकता है, यानी हर साल यह टनल करीब 30 अरब डॉलर की कमाई करता है, अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी डबल। इसी तरह अगर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बना भी दिया जाए तो क्या यह इतना कमा कर देगा?
कि ब्रिज की कॉस्ट आसानी से निकाली जा सके। इस चीज को काफी शक की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि मोरक्को एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी सिर्फ 130 बिलियन डॉलर्स है। अगर यहाँ 5 अरब यूएस डॉलर्स का भी ब्रिज बना और कम से कम फीस $20 भी रखी जाए, तो जहाँ यूके से फ्रांस के चैनल टनल को सालाना 2 करोड़ पैसेंजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ब्रिज को सालाना 25 करोड़ पैसेंजर्स के इस्तेमाल करने पर ब्रिज की कॉस्ट निकाली जा सकती है। और आप भी जानते हैं, जो कि काफी अनरियलिस्टिक और बड़ा अमाउंट नंबर है। अगला प्रॉब्लम है ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का। जैसा कि आपने जाना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर शिप्स के लिए काफी बिजी रूट है, इस चीज को नजर में रखते हुए यहाँ एक ऐसा ब्रिज बनाना होगा जो इस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। इसके लिए ब्रिज की ऊंचाई काफी ज्यादा रखनी होगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की एवरेज डेप्थ तो 1200 फीट है, लेकिन किसी मकाम पर यह 3000 फीट से भी ज्यादा गहरा है। यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा आज तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पिलर्स मिलाओ वाया डक्ट में बने हुए हैं, और उनकी ऊंचाई भी सिर्फ 1104 फीट है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में 3000 फीट से भी बड़े पिलर्स, वो भी पानी के अंदर खड़े करना एक ऐसा टास्क होगा जिससे इंजीनियर्स भी घबराते हैं। और साथ में यहाँ पानी के स्ट्रोक करंट भी एक जैसे नहीं हैं। ओशन के बॉटम पे पानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और सरफेस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी अगर इतने ऊंचे पिलर्स यहाँ खड़े किए गए तो उनको दोनों तरफ से पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा। लेकिन इस ब्रिज को सबसे बड़ा खतरा पानी में खड़े दुनिया के सबसे बड़े पिलर से नहीं, बल्कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट से होगा। जी हाँ, हमारे अर्थ का क्रस्ट अनेक प्रकार के सेक्शन से बना है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और ये हर वक्त हिलती रहती हैं। और जहाँ पर यह प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं, वहाँ भूकंप यानी अर्थक्वेक्स बहुत आम होते हैं। बदकिस्मती से अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स जिस जगह पर मिलती हैं, उसी के ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यानी अगर यहाँ ब्रिज बन भी गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। इस जगह में अर्थक्वेक से बचना सिर्फ वक्त का खेल है। 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक आया, जिसका रेक्टर स्केल पे मैग्नेटिया 8.5 से 9 तक था, जिसके कारण पोर्टुगल, स्पेन और मोरक्को में खूब तबाही मची। इसी तरह 1960 में 5.7 मैग्नेटिया वाला भूकंप आया, जिसने मोरक्को में तबाही फेर दी। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे ब्रिज बनाने का मतलब यह है कि इसको अटलांटिक ओशन के हाई करेंट्स का मुकाबला तो करना ही होगा, ऊपर से 9 या 10 मैग्नेटिया के भूकंप को भी बर्दाश्त करना होगा। इन सब खतरों के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का ओशन फ्लोर भी स्टेबल नहीं है। रिसर्चर का कहना है कि स्टेट के नीचे सॉफ्ट किले की लेयर्स हैं, जो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकती। यह सॉफ्ट क्ले जियोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान या फिर किसी भी तरह के प्रेशर पर आसानी से इधर उधर हो सकती हैं। जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि इस इलाके में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन क्ले चैनल्स की वजह से नाकाम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को किसी भी तरह जोड़ा नहीं जा सकता। कई अल्टरनेट्स भी दिए गए हैं, जैसा कि ओशन फ्लोर के नीचे से गुजरने वाला टनल यूके और फ्रांस के बीच चैनल टनल जैसा, पर यह प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा, जो इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी पर क्वेश्चंस खड़े कर देता है। दूसरी तरफ स्पेन और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का मानना है कि टनल या ब्रिज बनाने के बाद यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन रिफ्यूजीज या इलीगल इमिग्रेंट के किस्से बढ़ जाएंगे, जिस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही सब वजह से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर दोनों कॉन्टिनेंट्स की दूरी न होने के बावजूद भी यहाँ आज तक कोई ब्रिज नहीं बनाया गया। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में।